नमस्कार, इस वक्त में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में भी पेश कर दी गई है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। विपक्ष ने लगातार हंगामा कर कहा कि रिपोर्ट में विपक्षी सदस्यों के सुझावों को नहीं शामिल किया गया है। कई बड़े आरोप और लगाए गए हैं जेपीसी के तमाम सदस्यों पर, और इसमें जो विपक्षी सांसद है उनका आरोप है कि राज्यसभा नेता विपक्ष के जो आरोप रहे हैं उस पर राज्यसभा नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा है कि विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। और इसी तमाम मसले पर, क्योंकि लगातार विपक्ष का भी कहना है कि असंवैधानिक है ये रिपोर्ट, जेपीसी की रिपोर्ट को विपक्ष का कई बड़ा आरोप है। विपक्ष का कहना है कि जेपीसी की रिपोर्ट देश में मुसलमानों के हित में नहीं है, जिस पर पलटवार करते हुए नेता राज्यसभा सदन जेपी नड्डा ने बहुत साफ कहा कि विपक्ष जिस तरह की बातें कर रहा है ये तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहा है, देश को बांटने का काम कर रहा है, साथ ही साथ देश को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। विपक्ष आज अपने विरोध के साथ, जेपी नड्डा का कहना है कि देश को बांटने की ताकतों के साथ खड़ा दिखाई देता है। इन तमाम मसलों पर होगी चर्चा। साथ ही हम बात करेंगे कि महाकुंभ में 23 दिन में 50 करोड़ श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड पार हुआ है। 50 करोड़ श्रद्धालु अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये वही एक महीना है जहां विपक्ष पूरे महीने कुंभ के आयोजन पर लगातार सियासत करता रहा है, तो वहीं लोगों ने कुंभ की तैयारियों की सराहना की है। उधर विपक्ष की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर विपक्ष का क्यों रहा इस तरह का नकारात्मक पूरा रवैया। तो उधर इंडी गठबंधन में भी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक क्यों मची है हलचल, जब शरद पवार ने किया एकनाथ शिंदे को सम्मानित। तो होगी इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा भी और नजर रहेगी, अपडेट आप तक लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण की कार्रवाई आज संपन्न। लोकसभा में वित्त मंत्री ने आयकर बिल किया पेश। लोकसभा की कार्रवाई 10 मार्च तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज वॉशिंगटन में होगी मुलाकात। पीएम मोदी ने जताई दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की उम्मीद। और राज्यसभा में वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष का हंगामा। केंद्रीय बजट पर चर्चा भी जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री शाम 4 बजे देंगी चर्चा का जवाब। आप नेता अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक। 24 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। और वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट को आज दोनों ही सदनों में पेश किया गया। वक्फ बोर्ड पर यह रिपोर्ट एक लंबे समय के बाद तैयार हुई है। लंबी चर्चाएं हुई हैं, भेंट मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में रखी। जैसा कि अनुमान था, विपक्ष ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और इसे गैर संवैधानिक बताया है। राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेपीसी की ये फर्जी रिपोर्ट है, इसे हम नहीं मानेंगे। बड़ा सवाल यह है कि फिर विपक्ष ने जेपीसी क्यों बनवाई थी, क्यों महीनों तक पैनल पूरे देश में बिल पर राय मशवरा लेता रहा। बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए खड़गे जी पर जबरदस्त हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का मकसद सदन में चर्चा करना नहीं है, बल्कि अपने वोट बैंक के लिए नंबर बढ़ाना है। विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो इंडिया स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तुष्टीकरण का आलम यह है, जेपी नड्डा ने कहा कि वक्फ पैनल के मेंबर और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का यह कहना है कि मुसलमान जहां नमाज पढ़ता है वो जमीन ऑटोमेटिकली वक्फ की हो जाती है। बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मुसलमान रेल ट्रैक, सड़क, एयरपोर्ट,
पार्क और अन्य सार्वजनिक जगहों पर कहीं भी नमाज पढ़े तो क्या वक्फ की ये जमीन हो जाएगी? तो क्या वक्फ के बेलगाम भूमि कब्जे पर कोई कानूनी समाधान नहीं होना चाहिए? कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी नेता वक्फ संशोधन बिल को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि विभिन्न संशोधनों में मिले वक्फ को असीमित अधिकारों की समीक्षा क्या नहीं होनी चाहिए? सवाल यह है कि एक दिन सुबह उठ के वक्फ कहे कि फलां जमीन पर उसका अधिकार है, तो क्या ये वक्फ की मनमर्जी चलेगी या देश संविधान और कानून से चलेगा? सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास भी कर दिया है, लेकिन वहीं विजयन सरकार यानी कि केरल की सरकार ने किसानों के विरोध के कारण अब वक्फ बोर्ड की हड़पी गई जमीन की जांच करवाई जा रही है। सवाल यह है कि वक्फ बिल अगर एंटी सेक्युलर है, फिर कर्नाटक सरकार को वक्फ बोर्ड के नोटिस को क्यों रद्द करना पड़ा? केरल की विजयन सरकार को वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला क्यों लेना पड़ा? तो विपक्ष के बीच में ही यानी कि इंडी गठबंधन में ही मतभेद है वक्फ के कानूनों को लेकर। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत के संविधान में वक्फ कानून का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं की। उसका उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दरअसल मोदी सरकार की ओर से वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन की मंजूरी दी गई थी। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड को सुनियोजित तरीके से चलाने में मदद मिलेगी और उसकी अनियंत्रित शक्तियां कम होंगी। लेकिन वोट बैंक की सियासत के चलते विपक्षी दल कांग्रेस से आगे निकलकर इस बिल को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बता रहे हैं। उधर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेपीसी प्रोसीडिंग्स में नोट्स निकाले गए हैं जो कि असंवैधानिक है, यानी कि डिसेंट नोट को शामिल नहीं किया गया है। हम जानते हैं किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है। वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि रिपोर्ट एनेक्चर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट शायद काट दिया गया ऐसे करके। मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्चर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के बर्ताव को गैर जिम्मेदाराना बताया। विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदया, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, जब वो उनका मैसेज पढ़ा जाए तो हाउस ऑर्डर में होना चाहिए था, जो नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हाउस निंदा करती है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। उधर समाजवादी पार्टी ने भी इस रिपोर्ट को मानने से इनकार किया है। हम इस बिल का विरोध करते हैं और लोकसभा में टेबल होने से फिर देखते हैं।
और इस पूरे मामले में सुबह से ही हंगामा रहा है लोकसभा और राज्यसभा में। हमारे साथी संवाददाता राजेश राज भी जुड़ गए हैं सीधे संसद से। राजेश, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, हालांकि हम अपने और पैनलिस्ट को भी सभी से परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनुजा कपूर जुड़ रही हैं। अनुजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, संदीप जी आपका स्वागत है। विनोद मिश्र जी हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले राजेश आप ही के साथ। हमने देखा कि राज्यसभा में जहां एक तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी आपत्ति दर्ज की और जेपी नड्डा ने तो बड़ा हमला, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो वक्तव्य रहा, उन्होंने कहा कि ये पूरी जेपीसी की रिपोर्ट असंवैधानिक है, उस पर बड़ा हमला किया, विरोध किया। तो वहीं हमने लोकसभा में भी देखा कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद कहा कि एनेक्सर में जो तमाम चीजें शामिल हैं उसे लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपते हुए पटल पे रखते हुए उन्होंने कहा कि उसमें सभी सुझाव हैं जिनका विरोध लगातार विपक्ष कर रहा है कि जो डिसेंट नोट है उसे नहीं शामिल किया गया है। ये कहां तक सही बात है? देखिए, जब सुबह राज्यसभा के पटल पर जैसे ही जेपीसी की रिपोर्ट रखी गई, टीएमसी के सांसद जो हैं वो बाहर आते हैं और टीएमसी के सांसद मीडिया से मुखातिब होते हैं और इस बात का सीधा सीधा आरोप ट्रेजरी बेंच पर लगाया जाता है कि जो जेपीसी की रिपोर्ट रखी गई है उसमें सांसदों के डिसेंट नोट को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन जब लोकसभा में गृह मंत्री ने उसमें इंटरवीन किया और उसका जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने स्वागत भी किया और कहा कि ऐसा कम मौका देखने को मिलता है जब किसी भी मामले में गृह मंत्री स्वयं आकर हस्तक्षेप करते हैं। और उन्होंने जब ये कहा कि जो डिसेंट नोट की बात सवाल खड़े किए जा रहे हैं उन तमाम चीज़ों को साथ कर पेश किया गया है या फिर उसे शामिल कराने की बात उन्होंने कही। उन्होंने मैंने जब राजीव प्रताप रूडी से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गृह मंत्री ने एक बहुत बेहतरीन पहल की है। यह लोकतांत्रिक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शाता है कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो डिसेंट नोट को शामिल नहीं किए जाने का मसला था उसको उन्होंने सदन के भीतर रेज किया और उसे शामिल कराने की बात भी कही और कहीं ना कहीं जो जेपीसी की रिपोर्ट है वह रिपोर्ट को वहां पर रखने का स्वागत भी किया गया। अब रही बात विपक्ष के हंगामे की, तो विपक्ष के पास चूंकि इस सत्र में ये एक बड़ा ठोस मुद्दा था जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की जो सियासत है उस तुष्टीकरण की सियासत को विपक्ष आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नेतृत्व वाली जो सरकार है वह सरकार हर हाल में डेवलपमेंट की बात करती है। और जिन लोगों ने बफ की जमीनों पर कुछ चंद लोगों ने कब्जा कर रखा है, अगर यह जेपीसी की रिपोर्ट एक नए शक्ल में बिल को लाने की बात करती है और उस बिल के माध्यम से मुस्लिम समुदाय का वैसा तबका जो विकास से कोसों दूर रहा है उसे भी अगर हिस्सेदारी देने की बात की गई है, पसमानदा मुसलमान को भागीदारी देने की बात कही गई है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यानी बफ पर जो कुछ खास लोगों का पर्टिकुलर जो कब्जा रहा है उस कब्जा से मुक्ति दिलाने की बात बफ संशोधन जो बिल है वो करता है, जिसकी सराहना सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष के रवैये पर हंगामा जो खड़ा कर रहा है विपक्ष, उस पर कहीं ना कहीं तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। और जेपी नड्डा ने भी कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी ये हंगामा करते रहे, बजट पर भी चर्चा के दौरान हंगामा करते रहे, यानी विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा है नहीं, लिहाजा सत्ता पक्ष की तमाम बातों को विरोध करना उनकी आदत हो गई। ठीक राजेश, वक्फ में 40 से ज्यादा संशोधन इस मकसद से लेके आए गए हैं कि वक्फ की संपत्तियों का बेहतर संचालन हो सके, बेहतर प्रबंधन हो सके। लेकिन जिस तरह से आज विपक्ष का हंगामा रहा है सदन में जेपीसी की रिपोर्ट पेश करते समय, वो कई बड़े सवालों को जन्म देता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, आप हमारे साथ जुड़े। हम एक बार फिर रुख करेंगे अपने सभी पैनलिस्ट का। हमारे साथ विनोद जी यहीं बैठे। विनोद जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से जेपीसी की रिपोर्ट को विपक्ष बड़ा आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि ये असंवैधानिक है। रितु, सबसे पहले समझने की जरूरत ये है कि अगर हंगामा करना ही हमारा मकसद है तो फिर तो ये सीधे सीधे ये हंगामा मकसद का ये लोगों को समझ में आ गई होगी बात। रही बात जेपीसी की रिपोर्ट को, तो जो हम लोग भी जानते हैं कि जेपीसी के जो पैनल में जितने भी मेंबर थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के, मुझे लगता है 40-50 एमपीज की थी, लगभग हर पार्टियों के कोई ना कोई इसमें मेंबर में थे।
और जब भी विपक्ष में के हो या सत्ता पक्ष के लोग हो उस वक्त में ये जेपीसी में, तो उनके हर क्लॉज के वोटिंग होती है। ये जानने की लोगों की जरूरत है कि जो भी उस क्लॉज में शामिल किया जाता है जेपीसी की रिपोर्ट में, उसकी लगभग हर की एक वोटिंग प्रोसेस है। उसके बाद उसको क्लॉज दर क्लॉज वोटिंग करके ही उसको शामिल किया जाता है। तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो सवाल उठा रहे हैं और आज जो ये बात वो कह रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल तो ये जरूर बनता है कि क्या वक्फ बोर्ड संवैधानिक है? भारत के संविधान में क्या वक्फ की कहीं चर्चा है? अगर ये संविधान संशोधन से 1956 में वक्फ आया, उसके बाद 2009, 2013 इस तरह के कई संशोधन में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए, तो आज क्या 50-60 साल के बाद, 70 साल के बाद ये जरूरत नहीं है कि उस सारे कानूनों की, उन कानूनों की समीक्षा होनी चाहिए जिसमें वक्फ बोर्ड का नियंत्रण सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट तक के पास नहीं है। आज अगर जो लोग सेकुलर की बात करते हैं उन्हें यह बात की जानकारी होनी चाहिए, जो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास 90,000 से ज्यादा मुकदमे हैं, उसमें मैक्सिमम मुसलमानों की हैं, जिनका क्लेम है कि उनकी पुश्तैनी जमीन को वक्फ ने कब्जा कर लिया है। तो अब इस कब्जा का लोगों की जो ये मांग है, केरल सरकार ने विधानसभा में इसको पास किया, वक्फ बिल के खिलाफ में विधानसभा में प्रस्ताव लाया, बंगाल सरकार ने लाया, लेकिन केरल सरकार क्यों जुडिशियल कमीशन बैठाई जब 600 किसान सड़क पे आए कि उनकी जमीनें वक्फ ने हम हड़प ली है? कर्नाटक की सरकार क्यों कमेटी बनाई और वक्फ के नोटिस को कैंसिल किया कि जबकि पूरे गांव के गांव लोग उतर के सड़क पे आए कि सारी जमीनें हमारी वक्फ ने कब्जा कर रखी है? तो ये सवाल आप देश के सामने में एक तरह से कानून के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे जो भसर पैदा किया हुआ है, उसका अगर निदान के लिए अगर ये संशोधन हो रहा है, जिसमें जो आपने बात की 40 संशोधन लाया गया है, जिसमें इस वक्त में महिलाओं की भूमिका, गरीब लोगों की भूमिका की बात हो रही है, जो मुस्लिम समुदाय में अलग अलग तबके हैं उनके समुदाय को लाने की कोशिश हो गई है। विनोद जी, सबसे बड़ा मसला, अगर वक्फ बोर्ड किसी दिन सुबह उठ के ये कह दे कि फला जमीन मेरी है, तो उस पर अगर जो जिसकी जमीन है वो कहां जाए उसकी सुनवाई करने? उसके पास बचता रास्ता सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल का है, यानी कि जो आपको चोर बता रहा है आप उसी के पास अपनी सुनवाई के लिए जाएंगे। तो ये कहां तक तर्क संगत है? संदीप जी, 1956 से लेकर 2013 तक 3 से 4 कई संशोधन हुए हैं वक्फ कानून में। फिर ये जो संशोधन, जो एक तरह से समग्रता में इस संशोधन को किया जा रहा है, विपक्ष की मांग थी कि जेपीसी गठन किया जाए। जिस दिन ये संशोधन विधेयक आया, विपक्ष की मांग को माना गया। फिर आज ये हंगामा किस लिए? जेपीसी की रिपोर्ट जब पेश की जा रही है तो वो फर्जी भी है, असंवैधानिक भी है, फिर इसका क्या मकसद है? रितु जी, पहली बात तो जेपीसी की मांग किसने की थी, दर्शकों को ये जरूर जानना चाहिए। किसी ने जेपीसी मांगा नहीं था, ये बिना मांगे दिए थे, इसलिए कि इनको शुरू हो गए। तो क्या आप पूरे विधेयक को पास करने वाले थे? एक संसदीय प्रक्रिया है ना, संसदीय प्रक्रिया है ना संदीप जी, एक सदन के भीतर की। बिल्कुल नहीं, कोई मांग नहीं की गई। बिल पेश हुआ है, बिल का विरोध हुआ है और बिना कहे जेपीसी मांग का तो तमाम सदस्यों को अपने नाम वापस ले लेने चाहिए थे संदीप जी। फिर एक इतना लंबा 6 महीने का इंतजार क्यों करना था? फिर क्यों नहीं उसी दिन? संदीप जी, जो सवाल आपने उठाया पहले उस पर बात करें। आपने कहा कि जेपीसी की मांग नहीं की गई थी, तो जब तमाम विपक्ष के जितने सदस्य थे उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम जेपीसी से इस्तीफा दे रहे हैं? ये वही क्यों नहीं खत्म किया गया इस मामले को? एक इतनी लंबी कवायद जिसमें मतलब हर राज्य के स्टेक होल्डर्स, उन लोगों की मांग आपने की जिन्हें शुरुआत में नहीं शामिल किया गया तो अंत में शामिल किया गया, लेकिन सबकी बात को सुना गया। एक बड़े तौर पर एक बड़ा मंच था जो अलग अलग राज्यों में जाके जेपीसी के सदस्य गए। तो आप उस पूरी कवायद को आप धता बताना चाहते हैं, उस पूरी प्रैक्टिस को आप कह रहे हैं कि वो बेकार की थी आज इतने महीने के बाद। अब रितु जी, अब अगर अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा बोल लूं। अनुमति थी, आपने जो आपत्ति उठाई उस पर मैंने बोला, अब आप बोलें अपनी बात। मैंने इसलिए कहा कि वो ऑथेंटिक बात मैंने कही, किसी ने डिमांड नहीं की थी, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि इस्तीफा, जब कोई सरकारी इस तरीके की प्रक्रिया होती है, अगर हम उस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि विपक्ष भाग रहा है। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि इतनी लंबी प्रक्रिया हुई, जरा एक संशोधन बता दीजिए जो जिसने विपक्ष मांग की हो वो पारित हुआ हो।
जेपीसी में जाहिर सी बात है जिसकी जितने सदस्य होते हैं उस हिसाब से वो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं अलग अलग पार्टियों से। तो जाहिर सी बात है कि इनकी सरकार है, इनके सदस्य ज्यादा होंगे, इनकी वो पास वोट ज्यादा है, तो हमारे कौन से संशोधन पास हो गए। आपने कौन सा ऐसा जो है संशोधन हमने जो डिमांड किया जो है संशोधन 16 के 16 में से कितने संशोधन आपने एक्सेप्ट किए? एक भी नहीं किए। अभी आपने कहा कि इतनी बड़ी कवादत का फायदा, यही तो हम भी कह रहे हैं कि भाई ये ड्रामा क्यों, जब आपको विपक्ष की असहमति सुननी ही नहीं है, यहां तक कि उसको बताना भी नहीं है। अभी आपने कहा ना कि अमित शाह जी ने कहा कि हम उसको शामिल कराएंगे, तो क्यों नहीं पहले कराया था भाई? नहीं आप वो तो एनेक्चर चाहते में हैं कि है, वो सुनिए, एनेक्चर तमाम शामिल सुनिए। हैं। अनुजा जी नहीं, लगातार आप सुनिए, पे थोड़ा आरोप और है। डिसेंट नोट जो थे वो क्यों नहीं शामिल हुए थे? डिसेंट विपक्ष नोट को आवाज शामिल उठाने न के बाद करने अमित को शाह लेकर आज अमित शाह राज्यसभा थे। लोकसभा दोनों में हंगामा हुआ है, क्या कहेंगी? जय श्री राम। आज मैं अपने भाइयों जय को सिया ये बात बताना चाहती हूँ, मेरे भाई, जय श्री राम आपको भी। हाँ, सुनिए जय भाई, सिया राम, भाई जय साहब, सिया राम। अरे भाई सीता साहब, जी को छोड़ भाई साहब, इतना दीदी जी, इतना उत्तेजित मत सीता होइए, जी, इतना उत्तेजित, भाई साहब नहीं, इतना सीता उत्तेजित जी, मत होइए। अच्छा अरे नहीं, महिलाओं आपको का अच्छा अपमान नहीं है लग क्या? रहा है? आप भी महिला है। अरे भाई हमारी साहब देवी है आप वो, उत्तेजित काहे मत जय होइए, सिया राम, आप उत्तेजित मत होइए। क्या जय हो सिया गया? राम, मुझे सामने देखकर जय आप सिया डर गए, राम, आप मुझे जय देख सिया के डर राम। गए। त्रिपाठी जी एक बार त्रिपाठी आप जी बोल उन्हें मुझे रहे बात देख हैं। पूरी के डर करने गए। दीजिए, ये तरीका नहीं अरे है। एक ये चर्चा हो डर रही है, गए। एक गंभीर विषय पे ये है, चर्चा हो रही है। ये है, या तो आप ये है। चाहते नहीं है कि गंभीर विपक्ष की विषय किसी भी कर रहा हूं। भूमिका पर तुमने कोई भी इस नारे से सकारात्मक शुरुआत की, बातचीत हो। वहीं पर उनकी मानसिकता बदल जाती है। कोई मानसिकता की देखिए बात भाई नहीं है। साहब, जय सिया राम और जय श्री राम सब कुछ उतना ही मान्य है। माफ करिएगा, अब उन्हें अपनी बात करने दीजिए। चलिए, त्रिपाठी अब रहने जी, दीजिए। आपको अब सियाराम बोलना अच्छा लग रहा है, आप बोलिए। आपको किसी ने रोका है? है। किसी को जय श्री राम बोलना अच्छा लग रहा है, वो जय श्री राम बोल रहा है। जी इनको अनुजा जी दिक्कत इसी बोलिए। बात की है कि महाकुंभ में आपके राहुल गांधी भी जाकर डुबकी लगाकर नहीं आए, नहीं तो वो भी फिर बात बात में जय सिया राम और जय सिया राम की बात करते हैं। अब भाई ये साहब, वक्त मैं पे बात कर रही हूँ, मैं ये बात वक्त कर पे रही हूँ है। वक्फ बोर्ड की, और आपको डर है इस आइए, बात का कि मैं सच्चाई बोलूंगी, कितने इसीलिए आपको संशोधन दिक्कत है ये है। बता दीजिए, आपको सदस्यों की दिक्कत संख्या ही कितनी यही है ये है, बता आपको दीजिए। आपको दिक्कत कितने यही है। सदस्य थे? रितु आपके जी, समझ आप के आइए कुछ तो कहेंगी? बता नहीं दीजिए नहीं, कितने रितु जी, सदस्य आप थे बीच में आएंगी या मैं मेरे को बोलने के लिए आपने बुलाया या नहीं बुलाया है, या आप इन्हीं की बात हाँ सुनेंगी? बोलिए। इनकी नहीं, आप इनकी बोलिए। दिक्कत यही है। संदीप जी, आप इनकी थोड़ा दिक्कत शांत यही रहेंगे है। तो वो अपना पक्ष रखें, उसके बाद आप कहिएगा। समय पर्याप्त है। जी अनुजा जी, बीच में मत बोलिए संदीप जी। नहीं, दिक्कत इनको यही है कि इनको पता है कि मैं बोलने वाली हूं, तो भाजपा जब बोलता है तो अहंकार इनको लगता है, और ये भूल जाते हैं कि भाजपा सबका साथ और सबके विकास के लिए बात कर रहा था। मुसलमानों के लिए ही अल्पसंख्यक का मंत्रालय, जहां पर आप देखिए, वहां पे वक्फ स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर 8 लाख से दर्ज अचल संपत्तियों को पर आपके 56,000 गैर कानूनी कब्जा का यहां पर ऑलरेडी डाला गया कि यहां पर इस तरीके का कांड हो रहा है। क्या जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हीं के हक के लिए भाजपा भी लड़ रही है, ताकि आप लोग जहां पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जब सुबह उठते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, हम यहाँ पर ये ले लेंगे, बात कब्जाओं की नहीं है। आज हिंदू सक्सेशन एक्ट भी है हिंदुओं के पास। अगर कल सुबह उठकर मैं ये कह दूं कि आपकी जो सरकार जहां पर आप बैठे हैं, जो आप जहां बैठे, मैं उसके हिसाब से मैं ले सकती हूँ, क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर कहीं भी इस तरीके का प्रावधान है? नहीं। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि अगर कोई चीज सामने बेबाक तरीके से और क्लियर ट्रांसपेरेंसी की तरफ से आती है, कम से कम उस चीज को ऑनर करना चाहिए। क्या होता है कि जब विपक्ष बैठती है तो उसको हर चीज की दिक्कत है, उसे सीएए की दिक्कत है, उसे एनआरसी की दिक्कत है, उसे आर्टिकल 370 की दिक्कत हुई, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की दिक्कत हुई, सेंट्रल विस्ता की दिक्कत हुई, आप जब यूसीसी लाए तो उसकी दिक्कत हुई, ट्रिपल तलाक की दिक्कत हुई। जहां पर भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्यों विपक्ष कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन नहीं दे पाता और डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरफ जाता है? ये बार बार भूल जाते हैं कि सबका साथ सबके विकास में हिंदू और मुसलमान की बात करते करते ये भूल जाते हैं कि हम भारतीय हैं, और भारतीय संशोधन की तरफ, हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं, जहां पर जब आपके वक्फ बोर्ड से रिलेटेड में ऑलरेडी पहले भी कई संशोधन हुए थे, तो अब क्या हो गया? क्या आपकी सरकार के दौरान, जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या उस दौरान पर संशोधन नहीं हुए? तो क्या संशोधन की जो आज प्रक्रिया चल रही है, उससे अगर मेरे अल्पसंख्यक भाइयों को, अगर माइनॉरिटियों को वहां पर फायदा होता है, आप 30 से ऊपर आप क्या नाम है सालों तक अगर आप वहां पर लीज नहीं दे सकते हैं,
उससे रिलेटेड अगर मार्केट वैल्यू पे आपको पैसा नहीं मिल रहा है और इस क्या नाम है लॉ के चलते आपको वो हक भी मिलेगा, और जो 4 लाख से ऊपर जो आपके वेबसाइट के अंदर पता चलता है कि संपत्तियों की जानकारी नहीं दी गई, वो संपत्तियां किसके अंदर है ये तो इनको बताना पड़ेगा कि कहां पर है। और इसी तरीके से दिल्ली जमाते उलेमा जो हिंद है, उन्होंने कहा है कि कई ऐसी संपत्तियां हैं जो पता नहीं जो आप कहां जा चुकी है, वो वंचित मुसलमानों को भी नहीं मिल रही है। अगर आप बात करते हैं महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट काजी समीर ने मुसलमानों की ही जमीनों को, जो 275 एकड़ जमीन है, उस पर कब्जा कर रखा है। तो दर्द हम भाजपा को आप ही का ही है। भाजपा को इसके अंदर गेन और लॉस का कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि जो जमीन जिसकी है उस पे मिले, पर नाजायज तरीके से उसके ऊपर अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। आप लॉ के अंडर हैं, भाजपा लॉ से बाहर नहीं है, मेरे भाई कांग्रेस के लॉ से बाहर नहीं है, ये देश लॉ से बाहर नहीं है। आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इसका प्रावधान नहीं है, वैसे तो आप लाल किताब दिखाते हैं और लाल किताब में कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ बोर्ड के बारे में अगर चीजें नहीं है। अनुजा जी, संदीप जी से जवाब ले ले। संदीप जी, अगर 4 लाख से ज्यादा संपत्तियों पे अवैध कब्जा है जो वक्फ के कब्जे के तौर पर कही जा रही है और इसकी पड़ताल हुई है, तो क्यों नहीं आप लोग चाहते हैं कि जिनकी मजबूरी में, जिनकी जबरदस्ती जमीनें ले ली गई हैं, उनको जमीन वापस मिले? इसमें नुकसान क्या है? ये कहां से कम्युनल हो रहा है? नहीं रीतू जी, जो जमीनें अभी आपने कहा 4 लाख, वो वक्फ की जमीनें हैं। उस पर कुछ लोगों ने या अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने कब्जा कर रखा है। आप अल्पसंख्यक जो है आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे तो बिल का उद्देश्य ही ये बताते हैं कि बिल का उद्देश्य है वक्फ की जमीन को सुरक्षित करना, और उसी के लिए 2013 में कानून में जो संशोधन हुआ था वो इसीलिए हुआ था। और आज जो वक्फ की जमीनें कहा जाता है कि इतनी थी, अब इतनी सामने आ रही, तो 13 के कानून में ये भी था कि जो वक्फ की जमीनें हैं वो जो है कंप्यूटराइज होंगी, वो ऑनलाइन होंगी, तो अब वो जमीनें दिख रही हैं। जमीनें पहले भी थी। संदीप जी एक सवाल, संदीप जी एक सवाल, जब हम वक्फ की संपत्तियों की बात कह रहे हैं और वक्फ एक दिन उठ के कहता है कि फला जमीन उसकी है, तमिलनाडु का हजारों साल पुराने मंदिर पर जिस तरह से वक्फ ने अपना कब्जा बताया कि ये जमीन उनकी है, ऐसे कई ऐसे मैं उदाहरण अभी आपको दे दूंगी जिस पे वक्फ ने अपनी दावेदारी की है। वक्फ ने अपनी दावेदारी की है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, तकरीबन 1400-1500 साल पहले इस्लाम आया, वक्फ उससे पहले तो नहीं आया होगा? इस्लाम के आने के बाद ही वक्फ आया होगा संदीप जी, उससे पहले तो नहीं आ गया था। तो जो उससे भी पहले हजारों साल की जमीनें हैं जो भारत की हैं, उस पर अगर वक्फ अपना कब्जा करता है तो इसे आप क्या मानेंगे? इसे आप अनैतिक, गैर कानूनी, असंवैधानिक आप कुछ मानते हैं या नहीं मानते हैं? बिल्कुल, देखिए रितु जी, जिस तरीके के अभी आपने कहे बहुत सारे मसले ऐसे हैं, ये आप कह दीजिए कि कोर्ट नहीं जा सकते, तो बहुत सारे वक्त के मुकदमे हाई कोर्ट में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। इवन अगर जो है हमारे बाबरी विध्वंस, जो बाबरी का मामला चला, वो कोर्ट में ही चला। आप मुझे इसका तर्क देना, अगर वक्फ कहती है हजारों साल पुराने तमिलनाडु के मंदिर पे उसका कब्जा है, तो ये गलत है ना? संदीप जी भटक गए। संदीप जी, मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ। अरे मैं सर आपको पॉइंट दे रहा हूँ, आपको मैं बहुत ही इजी सवाल दे रहा हूँ, मैं सीधे सवाल आपको दे रहा हूँ, डेटा के साथ दे रहा हूँ। 2006 में वक्फ के पास में 1.5 लाख एकड़ जमीन थी, याद करिएगा, 1.5 लाख एकड़ जमीन, और आज की तारीख में वक्फ की जमीन जो है 9.7 लाख करोड़ जमीन है, जो रेलवे के बाद, सुन लीजिए आप, रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे बड़ा जो है अब आज की तारीख में रियल एस्टेट का वक्फ बना है मालिक। सुन लीजिए, 1.5 लाख जमीन थी 2006 में। मैं आप ही के पास आता हूँ 2006 में। मैं एक मिनट सुन तो लीजिए, अभी प्रयागराज कुंभ के आयोजन के समय में आप ही के यहाँ के एक मौलाना ने कहा कि प्रयागराज कुंभ का जहां आयोजन हो रहा है वो तो वक्फ की संपत्ति है। तो योगी आदित्यनाथ ने बताया था ये वक्फ नहीं है, ये गुंडों का, और उन्होंने कहा था कि ये भूमाफियों का, भूमाफिया कहा था इस वक्फ को। तो अब समझने की कोशिश कीजिए संदीप जी, सवाल यही है जो है कि इसकी लगाम लगाने के लिए, तो एक मिनट, इसको लगाम लगाने के लिए ये वक्फ के 40 संशोधन आए हैं। इस संशोधन में ये सबसे पहले प्रायोरिटी है कि उनको हक मिले जमीन, इसके लिए वो मुकदमा तो कर सके,
कोर्ट का तो दरवाजा खटखटा सके, जिसको आपने 2013 के अमेंडमेंट में बंद कर दिया कोर्ट का रास्ता। तो लोग अगर ये मांग करेंगे कि ये जमीन हमारी है, पुश्तैनी है, तो वो कहां जाएंगे? उसके न्याय कौन देगा? जो आपको अनुजा जी कह रही थी कि संविधान की लाल किताब लहराने से नहीं होता, संविधान के सत्य में, व्यवस्था में लोगों को अधिकार देना होगा। आपको जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कि 2013 में आपने संशोधन किया, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, दहेज एक्ट के लिए अलग कोड बना हुआ है, बच्चियों के साथ बलात्कार के लिए अलग कोड बना हुआ है। कोर्ट है, एक अलग कोर्ट बनाई गई है ताकि शीघ्र उस पर जो है सुनवाई हो सके और उस पर डिसीजन आ सके। संदीप जी, मध्य प्रदेश के एक गांव के 20 लोग अगर जाते हैं, ये कहते हैं उनके मकान पे वक्फ ने कब्जा किया है, आप आज ये कह रहे हैं कि वही ट्राइब्यूनल तय करेगा, वक्फ ट्राइब्यूनल ही तय करेगा, जो कब्जे की बात कर रहा है वही तय करेगा कि वो जमीन दी जाएगी कि नहीं? मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, उस ट्रिब्यूनल में अभी जो संशोधन हुए हैं, उस ट्रिब्यूनल को हटाने के लिए, उसमें जो है उससे बचाव के लिए कौन सा कानून लाया गया है, जरा बता दीजिए। 40 बता रहे हो, 40 नियम में कौन सा नियम है? एक सवाल मैं भी पूछ लूं इनसे, मैं भी सवाल पूछूं। अनुजा जी वो अपनी बात पूरी कर ले, अनुजा जी वो अपनी बात पूरी कर ले। पहले कितने सदस्य थे जेपीसी? तो मेरे कहने का आशय ये है कि आप भौकाल तो बना रहे हो कि हम लड़ने जा रहे हैं इस चीज के खिलाफ, और उद्देश्य बताते हो कि हम जो है वक्त की जमीन को सुरक्षित करने के लिए कानून लेके आ रहे हैं। अगर आप कह रहे हो इस तरीके के मामलों से निपटने के लिए हम कानून ला रहे हैं, तो आप जरा बता दीजिए कि उसमें से कौन सा ऐसा बिल है जो ये कहता है कि हम ट्रिब्यूनल कोर्ट खत्म कर देंगे, हम ये अधिकार खत्म कर देंगे वक्त का। कहीं पर कोई नहीं है। आप क्या कहते हो उस बिल में? आप कहते हो कि जो 5 सदस्यीय टीम होगी उसमें से 2 जो है विदाउट अल्पसंख्यक भी हो सकता है, जो हिंदू भी हो सकता है। तो इसमें आपत्ति क्या है? चीजें बोलते हैं, इसमें आपत्ति क्या है? दायरे को बढ़ाने में आपत्ति क्या है? ऋतु जी मुझे जवाब देने दीजिए एक बार, मुझे भी जवाब देने दीजिए ना। कितना बोलेंगे ये? हाँ अनुजा जी, आ रही हूँ अनुजा जी। कितना बोलेंगे ये? नहीं ऋतु जी, आप थोड़ा सा देखिए कितना बोलेंगे ये। आपत्ति सिर्फ ये है ऋतु जी कि जिस तरीके से आप ये बात करते हो, उसके लिए आप कानून क्या बना रहे हो, ये जनता के बीच में जाना चाहिए। ठीक है संदीप जी, सुनिए आपकी बात। अनुजा अपनी बात रख ले जी, अनुजा अपनी बात रखें। मैं सिर्फ संदीप जी अब मुझे बोलने दीजिए, सारा आप ही के ऊपर प्रोग्राम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? जहां पर कांग्रेस की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा की जो वक्फ की संपत्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ के पदाधिकारी ने नहीं सिर्फ ली, कांग्रेस के नेताओं ने भी कुछ अधिकारी मिलकर 2 लाख करोड़ की 2001 से 2012 की कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग ने ये रिपोर्ट दी है। कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग ने ये रिपोर्ट दी है। तो ये दर्द इनको इसी बात का है, दर्द इनको इसी बात का है कि कांग्रेस ने भी वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर एनक्रोचमेंट करी है, और ये एनक्रोचमेंट है इनकी, जो इनको डर है कि इनके हाथ से भी कहीं ना कहीं जमीन निकल जाएगी। और अब सुनिए मेरे भाई साहब, मुसलमानों की जिनकी आपत्ति चिंता है, वही मुसलमान दिखाना चाहती है कि पड़ोसी के घर में हमने आग लगा दी है, आज काम करते हैं। मुझे बताइए अब तक कितने लोगों को संदीप जी बैंक बताइए आप कहाँ खड़े हैं? क्योंकि दर्द इनको यही तो है, दर्द इनको यही तो है। कांग्रेस के नेता के हाथ में जमीन है। विनोद जी क्यों नहीं ये विपक्ष के लिए एक बड़ा गंभीर मसला हो रहा है कि अगर कोई ऐसी संस्था देश में है जो देश की जमीन पर अपना कब्जा, अपना अवैध कब्जे को एकदम एक तरह से लीगल करने में लगातार काम कर रही है, तो वो क्यों नहीं इस तरह से देख रहे हैं कि ये एक एंटी नेशनल काम है? त्रिपाठी जी, अनुजा जी प्लीज 1 मिनट में, बस 1 मिनट के लिए आप दोनों के बीच में, आप दोनों ज्ञानी हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि अब ये देखिए कि वक्फ का मतलब क्या होता है, थोड़ा हमारा दर्शक भी समझें इसको। वक्फ में का मतलब है सीधे सीधे कि अल्लाह को दिया हुआ दान। त्रिपाठी जी आप बहुत ज्ञानी आदमी हैं, आप इस बात को समझिएगा। तो अल्लाह को जो दिया हुआ दान है, वो लोगों ने जो दान किया होगा उसके तो कुछ कागज होंगे ना कि फला प्रॉपर्टी जो है अल्लाह के नाम से दान दिया गया है। अब ये चिंता ओवैसी साहब को क्यों है कि यूपी में अगर ये वक्फ के नए कानून आ जाएंगे
तो यूपी में उनके जो अभी 2.5 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हैं वो छीन जाएगी, क्योंकि अल्लाह का दान दिया हुआ उसमें एक भी कागज़ नहीं है। आपको जब कागज़ प्रोड्यूस करने होंगे कि किसने दान किया है, तो आप अभी देख लीजिए कि अभी आपका संभल में क्या हो रहा है। जितनी बड़ी आबादी नहीं है संभल की, उससे ज़्यादा वक्फ को दान दे दी गई है। किसने दान किया उसका नाम पता नहीं है, उसका परिचय नहीं है, उसका खानदान दर खानदान का कोई लोग जानता नहीं है। उसने वक्फ के रिकॉर्ड में चढ़ा दिया कि 13,000 एकड़ जमीनें वक्फ को दान में दे दी गई। कौन दान करता है किसी को पता नहीं है। ये फ्रॉड है भाई साहब, इसको समझने की जरूरत है। क्या गोल गोल घुमा रहे हैं। अभी आप बिहार का इलेक्शन है, सामने में आपको दिख रहा है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे पार्लियामेंट में चिल्ला रहे हैं, आपके नेता लोकसभा राज्यसभा में चिल्ला रहे हैं, आपके नेता लोकसभा में चिल्ला रहे हैं। क्यों? सिर्फ जो अब जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ये तुष्टीकरण की सियासत है। जेपी नड्डा ने विनोद जी उससे आगे बढ़ते हुए बहुत सीधे साफ बता कहा। रहे हैं कि विनोद जी आप उन्होंने देश कहा की कि चिंता ये नहीं कर रहे, देश आप को वोट की बांटने की चिंता कर रहे हैं। ताकतों के साथ खड़ा होने जैसा है विपक्ष का ये रवैया। संदीप जी, ये सोचने की जरूरत है, अनुजा जी आपको भी, राजनीतिक पार्टियों को ये सोचने की जरूरत है कि देश में कोई ऐसी संस्था जो देश की जमीनों पर अपने अधिकार को सही बताती है और उसकी सुनवाई कहीं और नहीं हो सकती है। ये किसी धर्म, किसी समाज के खिलाफ नहीं, ये देश के खिलाफ की एक कार्रवाई हो रही है इसी देश में, और उसे कानूनी जामा पहना के किया जा रहा है। तो उस पर निगाह रखने की जरूरत है, उसके सही गलत की पड़ताल की जरूरत है, वक्फ की तमाम संपत्तियों के सही प्रबंधन की जरूरत है। और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब इस रिपोर्ट को फर्जी बताते हैं, असंवैधानिक बताते हैं, तो जेपी नड्डा ने कहा कि ये देश विरोधी काम कर रहा है विपक्ष देश को बांटने की ताकतों के साथ खड़ा दिखाई देता है। राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, जेपी नड्डा ने आज राज्यसभा में बड़ा आरोप लगाया है। बात संवैधानिक असंवैधानिक तक सीमित नहीं रह गई है, अब बात उससे आगे की है। अब हाँ बिल्कुल ऋतु, आपने सही कहा कि जेपी नड्डा ने बहुत ही आक्रामक तरीके से जो विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको उन्होंने काउंटर किया और साफ तौर पर आरोप लगाया। और सदन के बाहर जब हमने इमरान मसूद जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं ऋतु, जब उनसे हमने यही सवाल पूछा कि क्या वक्फ की जो ज़मीनें हैं उस पर अवैध कब्जा है या नहीं, वो गोल मोल जवाब देकर के निकल गए। फिर मैंने जब ये बताया कि पसमानदा जो मुसलमान हैं, जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं, उनको भी कहीं ना कहीं संरक्षित और सुरक्षित करने की बात वक्फ का जो नया कानून है वो करता है। इमरान मसूद भड़क पड़े, उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है उसको आप बांट क्यों रहे हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड में, मुसलमान जो भी है वो सब पसमानदा है, सब बैकवर्ड मुसलमान है, जबकि ऐसा है नहीं। मुसलमानों में भी जो कई तरह की श्रेणियां हैं, अशराफ, अर्जाल और अजलाफ, 3 श्रेणियों में मुस्लिम समुदाय को विभक्त किया गया है। वहाँ भी बैकवर्ड मुस्लिम है, अपर क्लास मुस्लिम है और दलित मुसलमान भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि सियासत को कहीं ना कहीं तेज करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा, और हर हाल में एक जो भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है विपक्षी पार्टियों पर, वो कहीं ना कहीं उसमें दम दिखाई पड़ रहा है। देखिए, राजनीतिक पार्टियों पर तुष्टीकरण का आरोप भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की सियासत में जो चीजें संविधान ने नहीं कही थी अगर वो हुई हैं, तो तुष्टीकरण का बड़ा आरोप उन राजनीतिक पार्टियों पर हमेशा लगता रहेगा जो देश में सत्ता पे रही हैं। अगर संविधान में कहीं ये दर्ज नहीं है कि वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था बनाई जाएगी, तो ये बड़ा सवाल है। संविधान निर्माताओं ने जब वो इस तरह की कोई जगह नहीं रखी थी संविधान में, तो फिर इस तरह की संस्था का गठन कैसे हुआ। अनुजा जी, सवाल सिर्फ इसी का नहीं है, सवाल कई उठते हैं वक्फ बोर्ड के संशोधनों के साथ कि भारत जैसे देश में, सेकुलर देश जिसे कहा जा रहा है, उसके बाद माइनॉरिटीज की परिभाषा आज तक नहीं तय है। ये वही देश है जहां 42,000 पारसी भी अल्पसंख्यक है, तो 20 करोड़ से 22 करोड़ मुसलमान भी अल्पसंख्यक है। तो सवाल कई बड़े हैं। देखिए, मैं आपके सवाल बिल्कुल जायज हैं, बट बात आप ये भी समझिए कि जैसे जब हम लोगों ने ये बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर श्री राम भी थे, जो लोग तो उन्हीं को घुमा चुके, उन्हीं को बदल दिए। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हमारे पास तो असली कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। हम तो उस कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे हैं जो इन्हीं के टाइम पर बदले गए हैं। तो जब बदले इन्हीं के टाइम पर जा रहे हैं, तो आप समझिए कि इन्होंने अपने हेर फेर में उस टाइम पर भी
संदीप जी हंसने की बात नहीं है। प्रियम्बल संविधान की आत्मा होती है, आप ही की पार्टी है, उस आत्मा के साथ जो छेड़छाड़ कर सकता हो आपको जरूर ये हंसी आएगी, क्योंकि आपके लिए ये कभी भी उतना गंभीर मसला नहीं रहा है। आप जिस तरह से इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं, 22 चित्र वो हैं जिन्हें इंगित किया गया था संविधान निर्माताओं के समय। उन चित्रों के साथ संविधान कभी बाहर नहीं आया, उन प्रतियों, उन चित्रों पे कभी चर्चा नहीं हुई है। तो ये सारे वो सवाल हैं जिन सवालों को देश की जनता भी पूछेगी आने वाले समय में। विनोद जी, बहुत अंत में, बहुत संक्षेप में चाहती हूँ, सवाल सिर्फ इसका नहीं है कि ये असंवैधानिक है, ये फर्जी है। सवाल इसका है कि कुछ ताकतें अगर देश के भीतर रह के देश को बांटने की, देश को तोड़ने की कोशिश करती हैं, तो उनके खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियों को भी मतलब एक समय आ चुका है कि जब इसको समझने की जरूरत है। देखिए, मैं एक बात तो देख रहा हूँ त्रिपाठी जी कि आप वक्त पे ये जितने तरह के आपने अभी जो हंगामा किया है पार्लियामेंट में, उसने कांग्रेस पार्टी ने और खास करके विपक्ष ने एक एंटी हिंदू की भूमिका में तो जरूर आज दिखाई दे रहे हैं। एंटी हिंदू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एक तरह से ये परसेप्शन बनाया है कि वक्फ का विरोध बीजेपी इसलिए कर रही है कि सीधे सीधे वक्फ से मुस्लिमों को ये फायदा है। आप परसेप्शन बना के इसको गोलबंद करना चाह रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा पीड़ित कोई कम्युनिटी है तो मुस्लिम खुद है। आप अभी यूपी में के ही रहने वाले हैं, आप लखनऊ में चले जाइए, कितने लोगों का 2-3 परिवारों का पूरे वक्फ के संपत्ति पे कब्जा है। उसमें गरीब लोगों को उसमें क्या हक मिला है, उसमें महिलाओं का क्या हक मिला है। मैं आपका इसलिए जवाब दे रहा हूं कि आपने नॉन हिंदू और हिंदू की बात कहे थे। क्या वहां का एक डीएम जो है वो अगर वक्फ के इसमें ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में उसका एक राजस्व का एक विभाग का वो एक बड़ा ऑफिसर है, वो अगर उसमें शामिल होता है कि तो आप उसको हिंदू और मुस्लिम में बांटते हैं। आपको जब इस बात के ये लगता है कि आप ये इतना 9.5 लाख एकड़ जमीन का राजस्व का कौन बंदा संभाल रहा है, कौन सी कमेटी संभाल रहा है, ये सवाल देश के सामने में है और ये सवाल का जवाब आपको भी देना होगा। संदीप जी 10 सेकंड के लिए जी, अंत में कम समय है, बताइए संदीप जी। देखिए, वक्फ का चेयरमैन जो होता है उसकी भी नियुक्ति सरकार ही करती है, कोई भी सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। और हम अगर 1954 में वक्फ को लेके आए तो उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हमने किसी चीज का राष्ट्रीयकरण किया। संदीप जी, तो वक्फ कानून को और पारदर्शी और मजबूत बनाया जा रहा है। ये आप भूल के बोलिएगा नहीं, वक्फ को राष्ट्रीयकरण किया है। पूरी दुनिया में कहीं वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत को छोड़ के। पाकिस्तान में था और पाकिस्तान ने उसको नेशनलाइज कर दिया है, वक्फ पर किसी का कब्जा नहीं किया है। तो आपने चलते चलते बहुत अच्छा जवाब दिया है कि हमने वक्फ को राष्ट्रीयकरण कर दिया। संदीप जी, जहां एक तरफ विनोद जी कह रहे हैं कि आज विपक्ष का जो पूरा रवैया रहा वो हिंदू विरोधी रहा, हम ये मानते हैं कि वो हिंदू विरोधी नहीं, उससे आगे जाके भारत विरोधी रवैया ज्यादा रहा, जिसको लेकर सदन में राज्यसभा के नेता पक्ष ने भी इसी बात को एक बार फिर विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश आपका, अनुजा जी आपका, संदीप जी आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और नए उत्तर प्रदेश का महाकुंभ माघ पूर्णिमा बीत जाने के बावजूद प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्णिमा के दिन लगभग 3 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। लाखों कल्पवासी ने अपने 1 महीने प्रवास को भी पूरा कर लिया है। लेकिन महाकुंभ को लेकर विपक्ष की सियासत ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। कुंभ की तैयारी से लेकर अव्यवस्था, ट्रैफिक जाम को लेकर विपक्ष का फेक नैरेटिव भी लगातार जारी रहा। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक 50 करोड़ लोग महाकुंभ में
आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। लेकिन कुछ लोगों को आने से हमेशा रोकते रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कोरोना वैक्सीन खुद लगा ली और लोगों में भ्रम फैलाते रहे। ये लोग चोरी छुपे कुंभ में स्नान कराए, लेकिन जनता को जाने से रोकते रहे। आस्था का जन समुद्र, जन समागम, ऐसा नज़ारा दुनिया ने शायद ही पहले कभी देखा हो। क्या साधु, संत, नगा बाबा, गृहस्थ, सभी देश विदेश से आने वाले यात्रियों ने धरती पर इसे एक अलग प्लैनेट के स्वरूप में देखा है। अद्भुत अलौकिक महाकुंभ को लेकर दुनिया में ऐसा उत्साह पहले कभी नहीं दिखा। महज 30 दिनों में 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाकर पिछले सारे आयोजनों को पीछे छोड़ दिया है। एक छोटी सी भूल के कारण मौनी अमावस्या में भगदड़ की स्थिति बनी। 30 लोगों की जानें गईं, लेकिन प्रशासन ने धैर्य और संयम दिखाकर उस दिन भी 9.5 करोड़ लोगों को त्रिवेणी संगम पर स्नान का मौका उपलब्ध कराया। अभी महाकुंभ के 12 दिन बाकी हैं। महाशिवरात्रि तक यह आंकड़ा 60 करोड़ से आगे जा सकता है। मानव इतिहास में किसी धार्मिक सांस्कृतिक समागम का ऐसा उदाहरण शायद ही मिले। एकता का ये महाकुंभ जाति, पंथ, संप्रदाय, रंग, भाषा भुलाकर विविधता में एकता का संकल्प और सनातन के गौरव और सम्मान को बताता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चोरी छिपे कुंभ में कुछ लोग डुबकी लगाते हैं और दुनिया को न जाने की सलाह देते हैं। कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है, और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि 144 सालों के बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है, लेकिन भारत सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। महाकुंभ इस समय धरती पर और 144 साल बाद सबसे बड़ा महाकुंभ हो रहा है, और भारत सरकार ने महाकुंभ के लिए कोई पैसा नहीं दिया। भाजपा नेता मोहसिन रजा ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है, ऐसी व्यवस्था विपक्ष की सरकार कभी नहीं कर सकती। जिनका विश्वास सनातन आस्था में नहीं होता है और जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की हो और जिनके कार्यकाल में सिर्फ दंगे ही होते हों, देश का एक एक व्यक्ति महाकुंभ की तारीफ कर रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, आने वाले विदेशी भी तारीफ कर रहे हैं वहां की व्यवस्था की, और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और सब चीजें चाक चौबंद हैं, क्योंकि इन्होंने ना कल्पना की थी और ना ही ये करा सकते थे कभी, ना ही ये भविष्य में करा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल है हम सब के लिए, सारे भारतीयों के लिए। ये तो क्या कहना है राजनीतिक पार्टियों का, लेकिन आइए सुनाते हैं महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालुओं का क्या कहना है। भी श्रद्धालुओं का आना जारी है। आज सुबह 8 बजे तक ही 14 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। देश भर से यहाँ लोग आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ अनुभव रहा आपका यहाँ? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। जैसा हम मीडिया के द्वारा देख रहे थे कि काफ़ी लंबे जाम है, बहुत भीड़ है, जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं। सभी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छा स्नान हुआ है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, हमको बहुत हर्ष हो रहा है हमें, और हमने देखा यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। खूब अच्छी तरह से हमने गंगा में स्नान किया, गोता लगाया। सुबह 4 बजे स्नान के लिए चले गए थे, वहाँ पे साधन बहुत अच्छे कर रखे हैं,
कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई और भीड़ का भी ऐसा कुछ नहीं है। सारी व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छा किया इसने, मोदी जी ने। जो अफवाह फैला रही यूट्यूब पर इनके ऊपर, वो बहुत ही गलत है। अफवाहें लोग चाहे जितनी फैला लें, लेकिन ये श्रद्धालु सीधे उनका जवाब दे रहे हैं, कुंभ की धरती पर पहुंचकर सनातन के रंग में रंग कर। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। विकास, क्योंकि आप कुंभ की धरती पे ही हैं, विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं महाकुंभ पर और चर्चा करने के लिए। श्रद्धालुओं ने बताया है कि किस तरह का बेहतरीन इंतजाम है। अब आखिरी स्नान एक तरह से बचा है शिवरात्रि का, तो क्या तैयारियां प्रशासन खासकर उन अफवाहों से किस तरह से डील कर रहा है, उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, यहाँ पर हर दिन एक नया और प्रमुख स्नान की तरीके हो गया है। यहाँ पर 60 लोग से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आज भी 2 बजे तक आस्था की डुबकी लगा ली है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 48.5 करोड़ का आंकड़ा कल ही पार हो गया था। और अब जब कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ आती जा रही है इस महाकुंभ में, ये महाकुंभ लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बन गया है कि सभी लोग इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है, जो लोग यहाँ जब आते हैं आस्था के रंग में रंग के यहाँ से की व्यवस्थाओं को देखते हैं, जब अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं, सुदूर अपने गाँव पहुँचते हैं, अन्य प्रांतों के लोग जो आते हैं वहाँ इसके बारे में जब बताते हैं अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, मोहल्लों को, तो वहाँ के लोग फटाफट तैयारी कर लेते हैं कि मुझे भी वहीं जाना है। तो निश्चित रूप से इस समय विपक्ष भले ही कुछ कह रहा हो, विकास, विपक्ष भले ही कुछ कह रहा हो, लेकिन जो श्रद्धालु लौट रहे हैं वो एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। हमारे साथ विनोद जी बने हुए हैं। विनोद जी, विपक्ष जिस तरह की बातें कर रहा है उसका कहीं कुछ एक तरह से कोई आधार नहीं दिखाई देता है। श्रद्धालु कह रहे हैं, हालांकि योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है, कह के कि झूठ बोल रहे हैं, खुद पहुंच रहे हैं कुंभ पुण्य लेने, लेकिन लोगों को नहीं पहुंचने दे रहे। ऋतु, 12 लाख से ज़्यादा कल्पवासी का जो अपना एक संकल्प था वो कल 30 दिन के बाद पूरा हो गया है, माघ पूर्णिमा के बाद। और कल तक जब ये विकास बता रहे थे कि 48.5 करोड़ 49 करोड़ के लोग स्नान करके जा चुके हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि वो कुंभ का आयोजन किस तरह का होगा। और उस कुंभ के आयोजन के लेके जो सियासत हो रही है, उस सियासत को ये समझने की ज़रूरत है कि ये कुंभ किसी सरकार की नहीं है, ये किसी सरकार से ज़्यादा ये कुंभ समाज का है। महाकुंभ का आयोजन इस तरह समाज सैकड़ों हजारों साल से कराती रही है जी। समाज की इस परंपरा में जो लोग सियासत कर रहे हैं वो एक तरह से सनातन संस्कृति को कहीं बिल्कुल विनोद जी, अखिलेश यादव को ये भी डर हो सकता है कि 2027 तक जनता का ये जो बड़ा, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का जो एक पूरा आभार है जो योगी आदित्यनाथ को है, ये वहां तक सिलसिला अगर चलेगा तो अखिलेश यादव की राजनीति के लिए बड़ा सवाल खड़ा करेंगे। बहुत धन्यवाद विकास आपका भी, और विनोद जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टेस्ट का अगर आप उसको रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? डेजर्ट्स। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस होता था उतना ज्यादा मैं डिजर्ट खाता था। जब इस तरीके का एक ट्रिगर रिस्पॉन्स आता है और स्ट्रेस आता है तो क्या खाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल घर का खाना और बैलेंस्ड मील खाएं। Welcome to Pariksha Pe Charcha 2025. Join your hands together to welcome the most celebrated nutritionist of India, Rujita Divekar, our food farmer, Revant Himmat Singh ka, one of the celebrated nutritionists of India, Shonali Samarwal. प्रधानमंत्री ने कहा है बी योर ओन एंकर। तो आपका जो स्टमक है वो आपका सेकंड ब्रेन है। अपनी गट को हैप्पी रखोगे तो आपका ब्रेन भी हैप्पी रहेगा। उसका बी योर ओन एंकर स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। गोल्स जो वो थोड़ा अचीवेबल होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बोला था डोंट सेट अनरियलिस्टिक गोल। कैन एनी ऑफ यू सजेस्ट एनी अदर अफोर्डेबल अल्टरनेटिव्स? तो आपको न्यूट्रिएंट्स के लिए व्हिच हैज अ नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, जो कि सीजन में हो, इस टाइम पर वो सीजन में होना चाहिए, जो टाइम टेस्टेड रेसिपीज के हिसाब से बना हो। Eat everything but in moderation. There's a surprise master class. Are you guys ready? Yes, sir.
जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने उनके बुक में ये कहा है कि एग्जाम जो है ये वन वे टिकट है, यहाँ से अभी हमको आगे ही बढ़ना है। तो आपका रिजल्ट जो भी हो उसे सेलिब्रेट कीजिए। खाने में मजा आया कि नहीं? तो वॉरियर बनोगे या वॉरियर बनोगे? और महाविकास अघाड़ी में एक बार फिर तनातनी शुरू हो गई है। महाविकास अघाड़ी एक बार फिर से चर्चा में है। महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद अघाड़ी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हुआ, लेकिन अब मामला सम्मान से जुड़ गया है। एनसीपी नेता शरद पवार ने एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सम्मानित करके उद्धव सेना को नाराज कर दिया है। शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने कहा कि पवार साहब ने उस शख्स को सम्मानित किया है जिसने शिवसेना को तोड़ दिया था। उद्धव सेना का मानना है कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, लेकिन जिन लोगों ने महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचाया है और जिन्हें शिवसेना उद्धव ठाकरे अपना शत्रु मानते हैं, उनका इस तरह सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। संजय राउत की प्रतिक्रिया पर शरद पवार पार्टी के नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे की पार्टी पर हमला बोला और दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच आदित्य ठाकरे ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। उनकी ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब शरद पवार उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सम्मानित करते हैं। जाहिर है गठबंधन में एकता बनाए रखने के लिए संघर्ष तेज हो गया है। उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दिल्ली चुनाव के बाद तल्खियां बढ़ने लगी हैं। कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के हारने के बाद उत्साहित है, वहीं आम आदमी पार्टी हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है। गिरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिशिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, महाविकास अघाड़ी के लिए एक बड़ी मुसीबत हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की कवायद कर रहे हैं आदित्य ठाकरे उसे जोड़ने की। शिशिर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शिशिर, आपको मेरी आवाज अगर मिल रही है तो महाविकास अघाड़ी में एक नई एक तरह से तकरार शुरू हुई है, जिसकी कवायद जिसको दूर करने के लिए आदित्य ठाकरे दिल्ली तक पहुंचे हैं। माफ करिएगा शिशिर से हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक और उथल पुथल के तहत आदित्य ठाकरे दिल्ली तक पहुंचे हैं। इस वक्त में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।